ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग, तो अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से लिंक निकाल करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 53 के पार्ट, फुल नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 53 के में क्या है, देखो बेटा, एग्जाम्पल 53 के में कह रहा है कि ऑन 1 मार्च, क्वेश्चन तो पूरा दिया हुआ है, नॉर्मल सी बात है। पवन, कातिर और राम ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। और 31 मार्च 2020 को कातिर फर्म को रिटायर कर रहा है, कातिर फर्म से रिटायर कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं, वो आप पढ़ लेंगे और कर लेंगे। एक पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट नंबर 6, और बहुत ही यूनिक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 इसने बोला है दैट द इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म, इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹60,000 बिटवीन पवन एंड राम इन द प्रपोर्शन, ध्यान दो क्वेश्चन पे, इन द प्रपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट, दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस में बी। तो गाइज आपको देखने में लग रहा होगा सर इसमें क्या है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे ना तो मालूम है आपको एक बात समझ में आएगी कि जो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है वो एक एग्रीड रेशियो में करना है, और जो एग्रीड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 और 1/4, वो केवल एग्रीड रेशियो है, वो न्यू रेशियो नहीं है। ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यहां पूरे स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसको आप लोग केवल और केवल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए यूज करेंगे इस रेशियो को। अगर आपने इसको अगर न्यू रेशियो एज्यूम कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू अगर आपने इसको मान लिया तो फिर तो आप गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन यहां तो गेनिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया, जो रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है वो न्यू नहीं है। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, कहीं वर्ड ही नहीं लिखा उसमें कि न्यू रेशियो, वो एक स्पेसिफिक रेशियो है। मैंने उस दिन भी बताया था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम करते हैं तो उसमें जो न्यू फर्म की कैपिटल होती है, न्यू कैपिटल, उसको या तो आपको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, या फिर कभी कभी कोई एक स्पेशल रेशियो दे देता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करा देता है, तो आपको फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन आपको उस स्पेशल रेशियो को न्यू रेशियो नहीं मानना होता। एक क्वेश्चन कराया था जिसमें इक्वल थी कि इतनी कैपिटल इक्वल हो जाए, तो इक्वल भी तो एक स्पेसिफिक रेशियो था, ना कि न्यू रेशियो था। वो मैंने तब भी बताई थी वाली बात आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सब लोग जानते हो, मेरी पीछे की वीडियोस में आप देख के समझ सकते हो, कुछ खास नहीं है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। सिर्फ मुझे जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी वो ये थी कि आपको एग्रीड रेशियो का जो यूज है वो केवल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए करना है, ओके। बाकी सब कुछ इसमें कॉमन है, जैसे कर रहे हो वैसे होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतनी ही बात थी। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, अब आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आप देखिए क्या होगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 52 के, ये भी पार्ट, फुल नहीं है। देखिए भाई, इसमें क्या हो रहा है, खुशबू, लीला और मीना 3 पार्टनर है। खुशबू, लीला और मीना 3 पार्टनर है, बहुत अच्छी बात है। इसमें पॉइंट नंबर 5 हमें समझना है, और क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लीला रिटायर हो रही है, जो सेकंड नंबर की पार्टनर है लीला वो रिटायर हो रही है। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है लीला वॉज टू बी पेड 20,800 थ्रू चेक एंड बैलेंस
was to be paid into 2 equal quarterly installments starting from 30 June 2015 along with interest at the rate 10% per annum। हाँ जी, तो देखो इसमें जो मैंने अभी आपको 5th पॉइंट पढ़ाया, आप आउटगोइंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को 20,800 रुपये तो तुरंत दे रहे हो, ठीक है, 20,800 रुपये तुरंत दे रहे हो, तो वो आप एंट्री जानते हो, और बाकी का जो उसका बैलेंस है वो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि पार्टनर जो रिटायर हुआ है वो 1 अप्रैल 2015 को हुआ है लीला, और आप ये सब काम करने के बाद 30 जून 2015 को पहला पेमेंट करोगे लीला को, और जो आपको पेमेंट करना है लीला को वो करना है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में, और वो भी केवल 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो जब आप अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो लीला का कैपिटल अकाउंट बना के जो उसका अमाउंट मिलेगा जो आपको उसके लोन में ट्रांसफर करना होगा 1 अप्रैल 2015 को, वो मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर 70,000 रुपए, वो अमाउंट आपको मिलेगा 70,000 रुपए। लीलाज लोन, इसकी एंट्री सब लोग जानते हैं, लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लीलाज लोन 70,000, ये एंट्री होगी अप्रैल 1। अब आप जो पेमेंट करोगे वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करोगे, यानी कि आपकी पहली वाली इंस्टॉलमेंट भी 35,000 की होगी, दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट भी 35,000 की होगी, लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट है वो आप कब दोगे, क्वार्टरली, यहां से 3 महीने बाद, अप्रैल में शुरू करते हो तो क्वार्टर खत्म होगा अप्रैल मई जून, 30 जून 2015 को आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे, लेकिन कितने रुपए की आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे, वो होगी आपकी 35,000 प्लस इंटरेस्ट लगेगा 70,000, और जो रेट है आपकी वो है 10%, 70,000 10% पर एनम इंटू 3/12, क्वार्टरली है, 3 महीने का, ठीक है। तो आपका ये जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा बेटा करीब 1750 रुपए। तो आप जो पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे वो करोगे 36,750 रुपए। ये सारी पोजीशंस में आपको पीछे की वीडियोस में बता चुका हूं कि इंटरेस्ट कहाँ दिखाते हैं, इंस्टॉलमेंट कहाँ दिखाते हैं, मैं तो यहाँ बस केवल आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं। फिर अब आपका कितना बैलेंस रह जाएगा, 70,000 में से 35,000 गए तो बचा कितना, 35,000। अगली जो इंटरेस्ट पे करेंगे आप इस 35,000 के अंदर इस पे करेंगे, ठीक है। तो 35,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये आएगा आपका 875। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो बनेगी 35,875 रुपीज, और इंटरेस्ट होगी 875। ये इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 2015 को, ठीक है बच्चों। तो ये था बस इस क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है हमारा एग्जाम्पल 51 डी के पार्ट, ये भी फुल नहीं करना पार्ट। इसमें क्या चीज हमें समझनी है, ध्यान से सुनिए। इसके अंदर बेटा आपको 3 पार्टनर दिए हुए हैं, पीहू, गीता और नीता, ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। और इनका जो पार्टनर है नीता, 3rd नंबर की पार्टनर, वो फर्म से रिटायर कर रही है 1 अप्रैल 2015 को। इनकी पार्टनर 1 अप्रैल 2015 को फर्म को छोड़ करके जा रही है। अब इसमें समझना क्या है आपको, पॉइंट नंबर सी, एक तो आपको ये समझना है, पॉइंट नंबर सी सुनिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ द डेटर। हाँ, तो क्या समझा हमने कि पीवीडी जो है वो हमें डेटर्स का 10% तक मेंटेन करनी है, लेकिन उसमें लिखा है द एक्सेस प्रोविजन बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व, मतलब जो भी आपका एक्सेस प्रोविजन है वो आपको जनरल रिजर्व से क्रिएट करना पड़ेगा। द बैलेंस ऑफ द जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो सबसे पहले आप अगर अपने क्वेश्चन को देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर डेप्टर्स दिए हुए हैं
वो दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर 25,000 के। जो डेप्टर आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, डेप्टर दिए बेटा 25,000 के, और आपको जो पीवीडी मेंटेन करनी है वो करनी है 10%। तो 25,000 का जब आप 10% करते हैं तो ये हो गया आपका 2500 की पीवीडी। लेकिन आपके पास जो ओल्ड पीवीडी है क्वेश्चन में, वो है आपके पास क्वेश्चन में 1300 रुपये। तो न्यू पीवीडी आपकी कितनी हो गई? 1200 रुपये। ठीक है ना। ये 1200 रुपये की जो आपकी न्यू पीवीडी है, ये पीवीडी आपको कहां से क्रिएट करनी है? जनरल रिजर्व में से। तो जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीवीडी। तो ना तो ये वाली बात रिवैल्यूएशन में जाएगी, ठीक है, ना कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अब आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में 25,000 के डेटर में से 2500 की पीवीडी माइनस करेंगे। दूसरी बात, जो आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, वो आपको क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व दिए हुए हैं बेटा 9,000 के। तो बजाय 9,000 के जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के, आप लोग क्या करोगे? 9,000 में से 1200 माइनस करके 7,800 के जनरल रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जनरल रिजर्व कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 7,800 रुपए के। बात समझ में आ रही है? और जनरल रिजर्व वाली बात हो गई। पीवीडी 2500 की जाएगी। रिवैल्यूएशन में ये चीज नहीं शो होगी क्योंकि फंड टू फंड लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है। आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर डी। क्रेडिटर ऑफ 3,000 वर पेड बाई पीहू फॉर विच शी इज नॉट टू बी रेम्बर्स्ड। मतलब जो हमारे क्रेडिटर हैं उनमें से 3,000 रुपए के क्रेडिटर का पेमेंट पीहू करेगी, जो कि एक पार्टनर है, लेकिन फर्म उसको इस पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं देगी। क्लियरली मना किया गया क्वेश्चन में। तो भाई एक तरीके से अगर इसको देखो तो क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है लेकिन फर्म कर नहीं रही, तो क्या फर्म के पास से कोई क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है? नहीं। लेकिन क्रेडिटर खत्म तो हो रहे हैं। तो जब क्रेडिटर डिक्रीज होते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000। सिर्फ और सिर्फ यही वाली जनरल एंट्री इसके अंदर होगी। हाँ, तो क्रेडिटर का पेमेंट आपको करना नहीं है लेकिन क्रेडिटर खत्म हो रहे हैं, पीयू करेगी। तो आप उसकी कैपिटल बढ़ा मत देना, सिर्फ एक जनरल एंट्री करना, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 रुपए से। तो ये फिर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगी तो वहां पर जो क्रेडिटर शो होंगे वो 15,000 रुपए में से 3,000 रुपए के क्रेडिटर माइनस होकर के 12,000 रुपए के क्रेडिटर अब न्यू बैलेंस शीट में शो होंगे। और पीयू की कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसको हमें इसका पेमेंट करना नहीं है, ये पहले ही आपस में तय हो चुका है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बेटा एग्जाम्पल 46 डी के पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम है लीना, मदन और नरेश। 3 पार्टनर है, लीना, मदन और नरेश। ठीक है, अभी इसने आगे क्या बोला बेटा कि इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दी है उसमें आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में 44,000 का, और असेट साइड में आपको बैंक दिया हुआ है 80,000 का। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहो तो बैंक ओवरड्राफ्ट को न्यू बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप चाहो तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर सकते हो बैंक में। ठीक है, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना है या उसका आपको कंटिन्यू करना है। ओके, तो
ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का सीन मैंने बता दिया, आपकी अपनी मर्जी, अगर आप पेमेंट कर रहे हो बैंक ओवरड्राफ्ट का तो फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फिर अगर आप एक बैंक अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, और नहीं करते हो पेमेंट तो न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू कर देना। ठीक है, बैंक का बैलेंस तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट में जाएगा, अगर इफेक्ट हुआ तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इफेक्ट नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुए तो वही की वही बैलेंस कंटिन्यू हो जाएगा। तो एक तो सूचना ये थी। दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर है पॉइंट नंबर 3 जो आपको समझना है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे समझाने हैं। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट में क्या कह रहा है, एंड ओल्ड कस्टमर मोहित whose account was written off as bad debt has promised to pay 7,000 in settlement of his full debt of 10,000। देखो एक हमारा पुराना कस्टमर था जिसको हम बैड डेब्ट्स मान करके पहले उसका अकाउंट क्लोज कर चुके थे 10,000 रुपए से, लेकिन अभी उसने वादा किया है कि वो 7,000 रुपये दे देगा। बच्चों सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो समझते हैं, क्योंकि सीबीएसई का जो चेकिंग लिस्ट थी, जो चेकिंग स्कीम थी, उसमें इसको सॉल्व करके दिखाया गया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। उसमें ये बताया गया है सीबीएसई वाले कॉन्सेप्ट में कि इसको कैसे सॉल्व करना है। लाइक ये हम इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए हो, क्योंकि उसने अभी दिए नहीं है, उसने देने का वादा किया है, तो हम इसको इंक्रीज इन डेटर्स की तरीके से ट्रीट करेंगे। वैसे एक और पैटर्न होता है कि उनसे पैसा मिल गया, ये भी सोच सकते हो आप, लेकिन आप उसको उस पैटर्न को फॉलो ना करें। आप लोग सीबीएसई गाइडलाइंस वाले पैटर्न को फॉलो करना जो उनकी मार्किंग स्कीम में सॉल्यूशन दिया गया था। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी मार्किंग स्कीम में सॉल्व करके दिखाया था। वहां पर उन्होंने ये बोला था कि इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे सॉल्व करिए कि इंक्रीज इन डेटर, और अमाउंट रहेगा केवल और केवल 7,000, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो देगा। तो इसका मतलब कि हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए, किसी से पैसे लेने होते तो हमारे डेटर होते ना, तो आपका इंक्रीज इन डेटर की जनरल एंट्री होती है डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एक तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा 7,000 से, और न्यू बैलेंस शीट में जो डेप्टर्स हमें पहले से जो ओल्ड बैलेंस शीट के डेप्टर्स दिए हुए हैं, ओल्ड बैलेंस शीट में हमें 4 लाख रुपए के डेप्टर्स दिए हुए हैं, उसमें ये 7,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो 4,07,000 रुपये न्यू बैलेंस शीट में डेप्टर्स के नाम से चला जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। देखो छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभी गलत हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो आप 5% निकालोगे ना, वो 4 लाख पे मत निकाल देना, 4,07,000 पे निकलेगा, क्योंकि अब आपके जो नेट डेटर है वो 4,07,000 हो गए, वो 7,000 रुपये भी तो जुड़ गए। ये बहुत बारीक बात थी, जैसे बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते, आप 4 लाख पे 5% निकाल देते, गलत हो जाता पीवीडी। 4,07,000 का 5% निकलेगा। ठीक है, ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5 जो मुझे इसमें समझाना है, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, वो 8 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और जो पॉइंट नंबर 5 में जो एडजस्टमेंट है वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख रुपीज लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब हमारी जो बुक वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की वो है 8 लाख, लेकिन उसका जो मार्केट प्राइस है वो 8 लाख रुपए से 1 लाख रुपए कम है। तो इसका मतलब हमारी क्लोजिंग स्टॉक जो डिक्रीज हुआ है वो कितने रुपए से हुआ है, 1 लाख रुपए से, क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है लेकिन उसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो कम है। तो आपको ये डिक्रीज इन असेट्स वाली एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, और न्यू बैलेंस शीट में फिर जो क्लोजिंग स्टॉक कंटिन्यू होंगे वो 7 लाख रुपए के होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें पॉइंट नंबर है 8 जो हमें समझना है। पॉइंट नंबर 8 सुनिए ध्यान से, अमाउंट ड्यू टू मदन, एक्चुअली मदन रिटायरिंग पार्टनर है, अमाउंट ड्यू टू मदन वॉज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ। वैसे मैंने ये पॉइंट पहले भी कराया है कि थोड़ा बहुत पेमेंट जो था वो बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से हो रहा था। टीएस के क्वेश्चन में कराया था मैंने, टीएस का एक एग्जाम्पल था शायद जिसमें थोड़ा थोड़ा पार्टली पेमेंट कराया था, नहीं कराया था, ठीक है, वो दूसरे बोर्ड को कराया वो, चलो कोई नहीं। तो यहाँ समझ लो वो यूपी बोर्ड को कराया था मैंने, यूपी बोर्ड की वीडियोस में वो कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें क्या है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, रिटायरिंग पार्टनर का इस बार जो आप पेमेंट कर रहे हो, वैसे बच्चों विदाउट इन्फॉर्मेशन रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट होता है वो उसके लोन में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन यहां पर उसने बोला है कि इस फर्म ने क्या किया है, बिल एक्सेप्ट किया है।
तो यहां पर जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना करके उसका जो बैलेंस निकलेगा, उसका जो एंट्री होगा वो लोन में ट्रांसफर ना करके बिल्स एक्सेप्ट कर रही है फर्म, तो जनरल एंट्री होगी मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो अकाउंट क्लोज होगा वो बिल्स पेबल के नाम से क्लोज होगा। बिल्स रिसीवेबल मत कर देना, क्योंकि हम तो ड्रॉ ही है, फर्म तो ड्रॉ ही है, ठीक है। ड्रॉयर जो हो गया वो रिटायरिंग पार्टनर हो गया। तो हमारे यहाँ मदन की कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि मदन कैपिटल के रूप में कनेक्टेड था हमारी फर्म से, तो अब उसके अकाउंट को क्लोज करना है तो मदन की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, और एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी हमारी बिल्स पेबल के रूप में टू बिल्स पेबल, जो भी उसका हिसाब बनेगा, और फिर वही वाला अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा बिल्स पेबल के नाम से। समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट मन में? कराया? ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो और कुछ नहीं है जो हमें समझाना चाहिए, ठीक है ना, इतना ही था इस क्वेश्चन में। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 42 डी के पार्ट। देखिए बेटा एग्जाम्पल 42 में क्या बोला है, इसमें तो बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी है और समझानी है। एग्जाम्पल 42 के अंदर 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और जो थर्ड पार्टनर है सी वो फर्म से रिटायर हो रहा है। आई थिंक इतनी बात तो क्लियर है। अब सुनिए आगे। एक तो आप इसमें समझिए कि आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है ना क्वेश्चन के अंदर, उसमें बी का लोन दिया हुआ है 15,000 रुपए, जो एक और पार्टनर है बी उसका लोन दिया हुआ है। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, इस पार्टनर के लोन को एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में डाल देना, गलती मत कर देना कहीं आप उसको इस लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दो, क्योंकि बी रिटायरिंग पार्टनर नहीं है, बी तो नॉर्मल पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है। तो रिमेनिंग पार्टनर के लोन को फिनिश करने का विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कोई रूल नहीं है, तो ये लोन आपका न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें जो हम समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखोगे क्वेश्चन की गिवन बैलेंस शीट, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है जो मुझे समझाने हैं। एक है इसके अंदर असेट साइड में दिया है एज लोन, मतलब फर्म ने ए से लोन लिया है 35,000, फर्म सॉरी थोड़ा गलत हो गया, एज लोन, फर्म ने ए को लोन दिया है 35,500 का, तो फर्म के लिए असेट सही है। तो अगर कुछ नहीं बोलता तो कंटिन्यू हो जाता बैलेंस शीट में एज इट इज, लेकिन इसने कुछ बोला है इसके बारे में। इसके पॉइंट में आप देखोगे 4th नंबर के पॉइंट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ए एग्रीड टू रीपे हिज लोन, मतलब ए अपने लोन को रीपे कर रहा है, यानी कि ए फर्म को, जो ए ने फर्म से लोन लिया है वो वापस कर रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री नॉर्मल सी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। तो बच्चों एक तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो उसके डेबिट साइड में आ जाएगा, और न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो वहां पर एज लोन अब असेट साइड में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि उसका पेमेंट हमें रिसीव हो गया, तो लोन हमारा फिनिश हो गया। समझ में आ गया? इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 2,41,000। तो ये बात मुझे बताने की वैसे जरूरत तो नहीं है कि ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस है इसको हम लोग जो है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल जो है ये हमारा, इसको हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री वैसे सब जानते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है, एप्रोप्रिएशन नहीं है वो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट अगर हम होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो ये जो रहेगा पीएनएल अकाउंट के नाम से डालना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से मत डाल देना। हाँ, थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना कि वो एंट्री थोड़ी रिवर्स हो गई थी, लॉस है ये, तो प्रॉफिट की एंट्री गलती से हमने बोल दी थी, लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। लेकिन वेट, इस क्वेश्चन में कैपिटल की जगह करंट अकाउंट, मतलब कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट्स भी बनवाए हैं। अगर आप अपना पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो लास्ट में बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो अब जो जनरल एंट्री होगी यहाँ पर वो होगी
4 जनरल एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर का करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और फिर ये उनके करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बच्चों करंट अकाउंट बिल्कुल उसी स्टाइल में बनेगा जिस स्टाइल में कैपिटल अकाउंट बनता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक अकाउंट बनाएंगे, तीनों पार्टनर का कंबाइंड बनाना करंट अकाउंट, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर्स का अमाउंट डेबिट साइड का, फिर पर्टिकुलर तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड का अमाउंट। तो पहले कैपिटल अकाउंट से पहले आप करंट अकाउंट बनाना, फिर उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाना। तो ये एंट्री जो होगी वो आपकी क्या होगी, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और यही नहीं, जितनी भी चीजें सबकी सब आपकी करंट अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर होंगी। रिवैल्यूएशन पे जो लॉस प्रॉफिट होगा वो भी करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। वो सारी बातें तो आप पहले फंडामेंटल से अब तक सीखते हुए आ रहे हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना। आगे एक और बात बतानी है मुझे, ये जो पीएनएल है ना, इसका मैंने क्यों यूज किया है, मतलब एक तो ये इसका पोजीशन बतानी थी, किस तरीके से इसको ट्रांसफर करना है। एक और पॉइंट है इसके अंदर गुडविल, वहां पर भी ये पीएनएल कनेक्ट होगा। सुनिए ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। मतलब आपको जो गुडविल निकालनी है वो पिछले 3 वर्षों के प्रॉफिट्स को एवरेज करके निकालनी है। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 एंड 31 March 2016 वर ₹4 lakh एंड 3 lakh रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, आपको 3 ईयर के प्रॉफिट बोले हैं, लेकिन दिए क्वेश्चन के अंदर 2 ईयर के प्रॉफिट है। तो जो तीसरे ईयर का प्रॉफिट है वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है। वो यही वाला लॉस माना जाएगा जो आपको असेट्स में पीएनएल दिया हुआ था 2,41,000 का। तो जब आप इसका एवरेज प्रॉफिट बनाओगे तो 2 प्रॉफिट्स जोड़ोगे और इसको उसमें से माइनस करोगे, तो वहां पर ये 3rd ईयर के प्रॉफिट लॉस की भूमिका भी निभाएगा। भूमिका से नाम याद आया कि हमारे बैच की 12th क्लास की सीबीएसई की एक स्टूडेंट है जो इस समय हमारे इस बैच में मौजूद है, भूमिका पारासर, होली पब्लिक जूनियर कॉलेज आगरा, 12th स्टैंडर्ड, कॉमर्स स्ट्रीम। आज उनका बर्थडे है, ठीक है ना, तो उनको हम लोग बर्थडे पे विश कर देते हैं। भूमिका के लिए ये क्वेश्चन हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है भूमिका के लिए क्वेश्चन, बच्चों कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं। किसी को हम कोई डेडिकेट, भूमिका के लिए क्वेश्चन डेडिकेट किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी। वो तो बच्चे जो आगरा घूमने आएंगे एचपीजेसी में जाके भूमिका की डिटेल्स ले सकते हैं और मिल भी सकते हैं। भूमिका पारासर, जूनियर तुलसी पारासर, ठीक है, नगला जीता आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और है बच्चों, पॉइंट नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, द लोन रीपेड बाई ए, ध्यान से सुनिएगा, द लोन रीपेड बाई ए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। द लोन रीपेड बाई ए वॉज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे सी। मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई जो भी अमाउंट, देखो समझना, इसे में बच्चे गलती करते हैं, जो भी अमाउंट ए ने अपने लोन के रूप में फर्म को वापस किया है, ए ने फर्म से लोन लिया था, अब उसने रीपे किया, तो फर्म के पास कितना पैसा है, 35,500, उसका लोन 35,500 का था ना, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही अमाउंट आप सी को देंगे। उसके वर्ड्स पढ़ो, द लोन रीपेड बाई ए वॉज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे सी। तो जब आप सी का हिसाब करेंगे आउटगोइंग पार्टनर का, तो 35,500 रुपीज आप उसको देंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,500। हालांकि हमारे बैंक में भी और भी पैसे हैं, 21,000 रुपए और हैं, पड़े रहने दो, वो तो कंटिन्यू हो जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि उनको यूटिलाइज करना है। समझ में आ रहा है? आगे सुनिए, द बैलेंस ऑफ द अमाउंट पेबल टू सी, वो आप उसका करंट अकाउंट एज वेल एज उसका कैपिटल अकाउंट निकाल करके पता करेंगे। कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं मैं। जब आप करंट अकाउंट बनाएंगे ना, करंट अकाउंट, तो तीनों पार्टनर का बनाएंगे करंट अकाउंट, ए का, बी का, सी का। तो बच्चों ए और बी का जो बैलेंस है ना, करंट अकाउंट को जो क्लोज करने की बारी आएगी, तो ए और बी का तो आप बैलेंस सीडी से बंद करेंगे। ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, भाई डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल घटाएंगे, या क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटाएंगे। जो टोटल बड़ा होगा उसमें से छोटा टोटल घटाएंगे। जहां भी डिफरेंस आएगा बैलेंस सीडी के नाम से, ए और बी के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको आप बैलेंस सीडी के नाम से बंद करेंगे और उन बैलेंसेस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। अगर
किसी पार्टनर का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया, डेबिट का टोटल कम आया, तो ये बोला जाएगा कि इसके करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड आया है, तो वो फिर आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया, उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कम आया, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा करंट अकाउंट का वो क्रेडिट बचेगा, तो वो क्लोजिंग बैलेंस करंट अकाउंट का जो कि नेक्स्ट उसमें ओपनिंग बैलेंस बन जाता है डेबिट साइड, है ना, तो वो फिर आपका बैलेंस शीट में जाकर के असेट्स में चला जाएगा। ध्यान रखना, गलती मत करना। अगर बैलेंस शीट डेबिट साइड में आ रहा है तो लायबिलिटी में जाएगा, अगर बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में आ रहा है करंट अकाउंट में तो उस पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम से असेट्स में जाएगा। तो ये केवल रिमेनिंग पार्टनर के लिए है, लेकिन जो पार्टनर रिटायरिंग है उसका भी तो आप करंट अकाउंट क्लोज करोगे, लेकिन उसके करंट अकाउंट को बैलेंस से क्लोज नहीं करोगे, क्योंकि वो आप कंटिन्यू थोड़ी नहीं कर रहा है बैलेंस शीट में नई फर्म में, तो उसके करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस निकले वो आप उसके कैपिटल्स में ट्रांसफर कर दोगे, अगर उसका डेबिट ज़्यादा निकले तो भी और क्रेडिट ज़्यादा निकले तो भी। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर उसका करंट अकाउंट का जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, डेबिट साइड का टोटल कम आएगा, तो आपका जो बैलेंस बचेगा क्लोजिंग बैलेंस करंट अकाउंट का वो क्रेडिट बचेगा, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इसी लिहाज से ये उसके करंट अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा सीज कैपिटल के नाम से, और अमाउंट आपका आएगा 42,150, वो सॉल्व करके आएगा। और फिर जब आप उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे सी का, तो ये फिर आपके उसके क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाई सीज करंट के नाम से 42,150। आगे बात समझ में? इसके बाद फिर आप कैपिटल अकाउंट सी का क्लोज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि फाइनली सी को हम कितने पैसे दे रहे हैं, जिसमें से 35,500 रुपये आप उसको कैश में दे दोगे, तो उसकी एंट्री करोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अब जो बचेगा उसको आप उसके लोन में ट्रांसफर कर दोगे, जिसमें 12% की इंटरेस्ट लगनी है। 12% नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो फर्दर फ्यूचर में लगती है, लेकिन आपको तो केवल उस दिन की अकाउंटिंग करनी है जिस दिन रिटायर हो रहा है, तो 12% इमैटेरियल है, ध्यान नहीं देना है आपको। उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जो कंक्लूजन करके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा उसके लोन में ट्रांसफर कर देना है, और फिर वो लोन जो है वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कंटिन्यू कर देना है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और बेटा इसमें बहुत कुछ विशेष नहीं बचता जो हम समझाएं आपको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद फिर अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 41 डी के पार्ट, ये भी फुल नहीं करना बच्चों, पार्ट। देखिए इसमें भी हमें 2-3 बातें आपको समझानी है। आपको 3 पार्टनर दिए हुए, प्रेम, कुमार और आरती, ये तीनों पार्टनर हैं। इनमें से कुमार फर्म छोड़ के जा रहा है, तो भाई जो क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दी है ना, उसमें आपको एक तो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2000 का लायबिलिटी में, और असेट्स में दिया है इन्वेस्टमेंट 10,000। असेट्स में इन्वेस्टमेंट दिए 10,000 के, लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 2,000 का, और पॉइंट नंबर 3 में एक एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 11,000। मतलब हमारे जो 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट है वो हमने 11,000 में बेचे। तो आप लोग सब जानते हो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज केवल तब होता है जब आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम हो जाए आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स एक तो बेच दिए और वो भी इंक्रीज्ड प्राइस पर, तो आपके डिक्रीज तो नहीं हुई है मार्केट वैल्यू। तो आप उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो पार्टनर्स में 2,000 रुपए का जो रिजर्व है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके काम खत्म करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल, कुमार्स कैपिटल और आरतीस कैपिटल, 2,000 रुपए को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। उसके बाद अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स बिके कितने में? 11,000 में। तो पहले तो 1,000 रुपए इंक्रीज हो गई, उसकी एंट्री होगी। उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,000। तो ये फिर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चले जाएंगे 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। फिर उसके बाद आप इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, उसकी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 11,000। फिर आपके ये बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में चले जाएंगे या फिर बैंक के बैलेंस में बढ़ जाएंगे। फिर न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाओगे वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाओगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके बिक गए।
ठीक है, रीवैल्यूड होने के बाद वो बिक भी गए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है बच्चों, पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम फॉर 8,000 एंड टू आरती 4,000। तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी गेनिंग रेशियो के झंझट में नहीं पड़ना, कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा पता है कि कुमार ने प्रेम और आरती को इतने इतने रुपए में अपनी गुडविल बेची है। तो इसका मतलब ये है कि गुडविल का अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो कंपनसेट करना है प्रेम और आरती को, वो आपको निकला हुआ दिया है। तो सीधी सीधी जनरल एंट्री कर दोगे, प्रेम की कैपिटल डेबिट 8,000, आरती की कैपिटल डेबिट 4,000 टू कुमार्स कैपिटल 12,000। वो फिर आप अपना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे, इस एंट्री के बेस पर पोस्टिंग कर लोगे दोनों तरफ, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में, पॉइंट नंबर 2, स्टॉक वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 1,000। बच्चे क्या सोचते हैं, सर स्टॉक 1,000 से अंडर वैल्यूड हुआ है, इसका मतलब सर 1,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई। नहीं, वो ये कह रहा है कि जब हमने रीवैल्यूएशन किया तो हमने ये पाया कि हमारी बुक वैल्यू के अंदर स्टॉक 1,000 कम लिखा हुआ है। इसका मतलब जो वैल्यू हमने स्टॉक की दिखा रखी है 5,000 अपनी बुक में, मार्केट में उसकी बुक वैल्यू 1,000 ज्यादा है। स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड नहीं है, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड। स्टॉक को अंडर वैल्यू करना नहीं है, स्टॉक आपने अंडर वैल्यूड प्राइस में दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट में वो इंक्रीज्ड प्राइस पर है। तो यहां पर 1,000 रुपीज की 1,000 रुपीज की इंक्रीज इन असेट्स वाली एंट्री होगी, इंक्रीज इन स्टॉक वाली। तो एंट्री विल बी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,000, ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1,000। और न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक जाएंगे आपके 6,000 के, इसी बेसिस पर आप कर सकते हो, ठीक है भाई। बाकी इस क्वेश्चन में बेटा और कुछ नहीं है, और बाकी वो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्वेस्टमेंट में आप जब बेचोगे तो 25,000 का कैश है, उसमें 11,000 और जुड़ जाएंगे तो 36,000 न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही था। इसके बाद चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल 40 डी के पार्ट। देखिए गाइस, इसमें भी आपको 3-4 बातें समझनी है, घर जाके सॉल्व कर लेना। देखिए इसमें पार्टनर है पंकज, नरेश और सौरभ, 3 पार्टनर है, पंकज, नरेश और सौरभ, और जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है वो है नरेश, बीच वाला पार्टनर। अब पॉइंट नंबर 1 समझते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना, प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाई 20%। प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाई 20%। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, सर वो तो हम समझ गए ना, पिछले क्वेश्चन में भी आपने बताया था अंडर वैल्यूड का मतलब, भैया पिछले क्वेश्चन में आपको अमाउंट निकला हुआ दिया था, इसमें आपको अमाउंट निकालना है। आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन है, उसमें प्रीमिसेस बिल्डिंग को कहते हैं, उसमें जो आपकी प्रीमिसेस है वो 80,000 की है, समझिए बात को, प्रीमिसेस 80,000 है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसका 20% निकाल देंगे, नहीं, प्रीमिसेस 20% से अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब 80% पर जनरेट हुई है ये। तो आपको पहले अगर फुल वैल्यू ऑफ प्रीमिसेस निकालिए, फुल वैल्यू ऑफ या रीवैल्यूड प्राइस ऑफ प्रीमिसेस निकाल सकते हो, रीवैल्यूड प्राइस ऑफ प्रीमिसेस, वो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, 80,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 20%, ऐसे निकलता है। 80,000 डिवाइड बाई 80%, परसेंटेज का ऊपर चला गया 100, तो आपकी प्रीमिसेस की वैल्यू आ गई 1,00,000 की, रीवैल्यूड प्रीमिसेस। आपकी प्रीमिसेस कितने की हो गई, 1,00,000 की। तो जो न्यू बैलेंस शीट बनाओगे उसमें आप प्रीमिसेस दिखाओगे 1,00,000, और इंक्रीज हो गई आपकी प्रीमिसेस 20,000, उसकी आप इंक्रीज इन असेट्स वाली जर्नल एंट्री करोगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट सॉल्व करोगे। ऐसे ही इसमें लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो इस बार स्टॉक ओवर वैल्यू करना नहीं आपको, वो ओवर वैल्यूड है। तो आप इसमें कैसे निकालोगे, स्टॉक आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है 41,000, और रीवैल्यूड प्राइस स्टॉक का निकालोगे
तो 41,000 डिवाइड बाई 100 प्लस 10%। ओवर वैल्यूड के केस में प्लस कर देते हैं, अंडर वैल्यूड के केस में माइनस कर देते हैं, है बेटा। अच्छा, स्टॉक 22,000 है, स्टॉक 22,000 है, ठीक है भाई। तो 22,000 डिवाइड बाई 110%, तो सॉल्व करके आ गया, रीवैल्यूड प्राइस आ गया 20,000, रीवैल्यूड प्राइस ऑफ स्टॉक आ रहा है आपको 20,000। तो जो न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे स्टॉक वो 20,000 के दिखाओगे, और आपके जो 22,000 रुपए के स्टॉक है वो आपके अब रह गए 20,000 के, तो डिक्रीज हो गए 2,000 रुपए के स्टॉक। तो जर्नल एंट्री डिक्रीज इन स्टॉक वाली होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आई थिंक समझ में आ रही होंगी बातें। इसके अलावा इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3, अब आपको थर्ड पॉइंट समझना है। 26,000 रुपए फ्रॉम नरेश कैपिटल, नरेश जो कि वो रिटायर हो रहा है, 26,000 रुपीज फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। हमें उसके लोन अकाउंट में 26,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो वो तो सब जानते हैं, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश लोन, और जिस पर बियरिंग 12% इंटरेस्ट पर एनम, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो भी 12% का कोई यूज नहीं है। लेकिन इसने आगे एक लाइन लिखी है, एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, और जब भी उसका कैपिटल अकाउंट बना के जो भी उसका बैलेंस निकलेगा, ये 26,000 रुपए लोन में ट्रांसफर करने के बाद वो हम उसको चेक से पेमेंट कर देंगे, वो भी आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। लेकिन इसने एक बहुत बात बोली है, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक, मतलब आपके पास पैसे कम पड़ेंगे क्योंकि आपके पास जो बैंक का बैलेंस है वो 7,600 है, ठीक है, और जो आपको उसका पेमेंट करना है वो करना होगा 28,000 रुपये। 26,000 रुपये लोन में डालने के बाद ही आप उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जब समझ में आएगा। जब आप नरेश का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तब उसके बैलेंस में से 26,000 रुपये उसके लोन में ट्रांसफर करने के बाद भी आपको उसके 28,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 28,000 रुपये में से 7,600 रुपये तो आपके पास ऑलरेडी है, तो 20,400 रुपये का आपको बैंक लोन लेना पड़ेगा। तो उसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 20,400। फिर आपकी न्यू बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस नहीं बचेगा, बैंक लोन दिखाना पड़ेगा आपको लायबिलिटी साइड में 20,400 रुपये का। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जाने वाले पार्टनर का पेमेंट कर ही देंगे आप पूरा की पूरा 28,000 का, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में बाकी तो बच्चा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 39 DK पार्ट, ये भी फुल नहीं करना, पार्ट करना है। एग्जाम्पल 39 DK, देखिए इसमें हमें क्या समझना है बच्चों, इसमें पार्टनर्स हैं A, B और C, और बीच वाला पार्टनर B रिटायर हो रहा है। इसमें बच्चों पार्टनर के लोन दिए हुए हैं, B का भी दिया है और C का भी दिया है। तो C का लोन तो मैंने अभी पहले भी बताया था, कंटिन्यू हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। B का जो लोन है ना वो 1,80,000 रुपये का है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है, पीछे की वीडियोस में भी आप देख सकते हो, लेकिन वहां उसने एक बात बोली थी कि नेट अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके नेट अमाउंट को लोन में ट्रांसफर करना है। तो इस वजह से आपने क्या किया था कि उस क्वेश्चन में भी आपको रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस शीट में लोन दिया हुआ था, तो आपने उस लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। अगर आपको ध्यान हो तो रिटायरिंग पार्टनर का जो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, आप अगर कोई जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी लोन दिया हुआ है उसको आप ट्रांसफर मत करना उसके कैपिटल अकाउंट में, उसको न्यू बैलेंस शीट में रहने देना, प्लस उसका कैपिटल अकाउंट बना करके जो फिर से नया लोन निकल के आएगा वो भी आप उसको उस वाले लोन में ऐड करके टोटल लोन न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा नए वाले पार्टनर के नाम से। पुराना वाला लोन प्लस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो भी आप उसके लोन में डालोगे, और वो लोन भी आप न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में तो दिखाते हो रिटायरिंग पार्टनर के लोन के नाम से। तो पुराना वाला लोन है इसमें आपका 1,80,000, इसको आप कैपिटल में मत डालना क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी बोला नहीं है। प्लस जब आप उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे बी का तो उसका लोन निकल के आएगा 4,94,000, 4,94,000। तो 4,94,000 प्लस 1,80,000, ये पूरा की पूरा लोन न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में नीड नहीं है लोन को ट्रांसफर करने की कैपिटल में। अगर वो बोलता कि नेट अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होगा लोन में तो आपको उसके ओल्ड लोन को कैपिटल में लाना पड़ता, जो कि मैं पीछे की वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो नीड नहीं है। समझ में आ गया ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 35 DK पार्ट।
देखिए इसमें गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी 3 पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो इनका फर्म से पार्टनर रिटायर हो रहा है वो गिन्नी हो रहा है, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पॉइंट नंबर 6 देखिए, 6 पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ 25,000। हमारे पास 25,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड असेट्स आ गए, इन्वेस्टमेंट जो हमने किसी कंपनी के शेयर्स में किया है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिन्नी बाय गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000। हमने गिन्नी को क्या किया, ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो 25,000 रुपए के थे 28,000 रुपए में दे दिए। 28,000 रुपए के सेटलमेंट में गिन्नी का पार्ट पेमेंट है 28,000, फुल पेमेंट नहीं है गिन्नी का, रिटायरिंग पार्टनर का पार्ट पेमेंट 28,000, उसमें हमने ये 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट दे दिए। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड असेट्स का रीवैल्यूड प्राइस लिया जाता है, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स जो कि इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, उसका रीवैल्यूड प्राइस 28,000 माना जाएगा, क्योंकि गिन्नी का सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट 28,000 में हो रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो 25,000 को भूल जाओ, 28,000 रुपए इंक्रीज इन असेट्स माना जाएगा। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 28,000 रुपए। फिर आप इस इन्वेस्टमेंट को गिन्नी को दे रहे हो, तो गिन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 28,000 रुपए। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जाएंगे नहीं, पहले क्रिएट होंगे 28,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट, भले ही वो 25,000 के हैं लेकिन उनकी रीवैल्यूड प्राइस मानी जाती है, और रीवैल्यूड प्राइस गिन्नी के सेटलमेंट से चलेगी, गिन्नी के पार्ट सेटलमेंट से। गिन्नी के जितने पार्ट सेटलमेंट में हम उस इन्वेस्टमेंट को सेटिस्फाई करने में यूज हो रहा है, तो वही अमाउंट इन्वेस्टमेंट का लगाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। 25,000 का कोई यूज नहीं है, 28,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो गए, एंट्री कर दी, फिर वो गिन्नी ले गई, उसकी एंट्री कर दी, ठीक है। फिर बाकी का रिमेनिंग हमने 2 महीने बाद देना है गिन्नी को, तो इसका मतलब जो भी गिन्नी का कैपिटल अकाउंट बना के जो उसका बैलेंस बचेगा वो हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, फिर उस लोन को हम न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू गाइस।